भारत में योद्धाओं की कोई कमी नहीं है जो होश से ज्यादा जोश में काम करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं जितनी भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं हमारे चाइना के साथ में जो लगे हुए हैं, जिसके अंदर चीन कब्जा करना चाहता है या कुछ ऐसा भी एरिया है जिसके ऊपर हम अभी जा नहीं पा रहे हैं, उसको मिलिट्री एक्शन के द्वारा हमें तुरंत कब्जे में ले लेना चाहिए। साथ ही के अंदर जो ये वायरस उसने फैलाया है, जानबूझकर जिसने फैलाया है, उसको सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। आज के समय में चाइना ने न्यूक्लियर वेपन से भी खतरनाक एक वेपन इजाद कर लिया है जिसका नाम है ट्रेड यानी व्यापार। इससे ना सिर्फ इंडिया परेशान है बल्कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो देख रहा है कि चीन क्या नापाक कोशिशें कर रहा है। अब देखा जाए तो व्यापार कोई भी अगर कंट्री अगर अच्छी तरीके से कर रही है, वहां के लोग कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, मगर जिस प्रकार से चाइना के अंदर व्यवस्था है वो व्यापार वहां का निजी व्यापार ना होकर देश का व्यापार है और देश का भी ना होकर केवल एक पार्टी का व्यापार है जिसका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो चाइना के अंदर सब कुछ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर आता है, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी व्यापार वहां पर हो रहा हो, कुछ भी चीज हो, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी उसको कभी भी कब्जे में ले लेती है और अपने हिसाब से चलाती है। जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी बनती जाती है वहां पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के उतने ज्यादा अधिकारी आ जाते हैं। कुल मिला के वहां पर निजी सरकारी कुछ नहीं है, जो कुछ है वो केवल और केवल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की धरोहर है। तो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, यहां पर एक ही पार्टी है, उसके अलावा कोई पार्टी नहीं है, कोई चुनाव नहीं है। मगर इंडिया और अमेरिका जैसे जो कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। तो चाइना के अंदर कोई चुनाव नहीं होते, किसी को कोई क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है, जो उन्होंने कह दिया वो फाइनल है। दूसरी ओर डेमोक्रेसी का तो मतलब ही ऑपोजिशन होता है, बिना ऑपोजिशन के तो डेमोक्रेसी होती ही नहीं है। यहां पर कम से कम दो पार्टीज तो होती ही होती हैं। इंडिया को अगर देखा जाए तो इसके अंदर हजारों पार्टीज हैं यहां पर, यानी कि सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी हो, ऑपोजिशन को उसके ऊपर क्वेश्चन उठाने का ना सिर्फ अधिकार है बल्कि उसका धर्म भी यही बनता है कि जो भी सत्तारूढ़ पार्टी डिसीजन ले उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए और उसके अंदर उनसे एक्सप्लेनेशन मांगे। तो कम्युनिस्ट चाइना के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, कोर्ट्स हैं, पॉलिसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, ह्यूमन राइट्स है, ये सब कुछ एक ही पार्टी डिटरमाइन करती है और उसके ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सकता, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। जिसने सवाल पूछा वो अगले दिन जेल के अंदर गायब ही हो जाता है। तो हम सबको पता है कि चीन ने वुहान के जरिए पूरे के पूरे विश्व के अंदर जानबूझकर वायरस फैलाया और इस बात का पता कि वायरस फैल रहा है चाइना के अंदर के लोगों को एक महीने से भी पहले से था। मतलब यह सब लॉकडाउन करने की पूरे विश्व में जरूरत नहीं पड़ती, लाखों लोग जो मर रहे हैं वो मरते ही नहीं, मगर ऐसा हुआ नहीं। चाइना में एक डॉक्टर था जिसने 31 दिसंबर को बता दिया कि ये जो वायरस है ये फैल रहा है, इसको रोको नहीं तो पूरे विश्व का नुकसान होगा। अगले ही दिन वो गायब हो जाता है। एक लॉयर को भी उसी समय पता पड़ता है कि इस वायरस को पूरे दुनिया को बताना चाहिए, वो भी अगले दिन गायब हो जाता है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, वो आवाज उठाता है कि इससे हमारे इतने लोग मर रहे हैं और धीरे धीरे पूरा विश्व मरेगा, वो भी गायब हो जाता है। एक दो मीडिया वाले भी ऐसे थे जिनको लगा कि हमें सबसे पहले बढ़ चढ़ के ये खबर ब्रेक करनी चाहिए, वो सभी के सभी गायब हो जाते हैं। मतलब सीधी सी बात है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये चाहती नहीं थी कि बाहर के लोगों को पता पड़े कि यहां से वायरस आ रहा है, इसीलिए जिसने भी आवाज उठाई उसको शांत कर दिया, चुप कर दिया उसे। और इन सबके गायब होते होते ये हुआ कि पूरा का पूरा विश्व को चाइना ने सक्सेसफुली संक्रमित कर दिया। जो उसकी मंशा थी उसको उसने पूरा कर लिया। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। चाइना के अंदर क्या हो रहा है हमें किसी को कुछ नहीं पता, मगर पूरे विश्व के अंदर क्या हो रहा है वो चाइना को अच्छी तरीके से पता है। आप ये सोचोगे शायद इसलिए क्योंकि चाइनीज हर जगह मौजूद है। हां, ये एक रीजन है, मगर इससे भी बड़ा रीजन क्या है उसे समझिए। चाइना की स्थिति पूरे विश्व के अंदर सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना बहुत सप्लाई करता है, साथ ही चाइनीज कंपनी हर जगह पहुंच चुकी है जहां पर चाइना के बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो चाइना के जो बहुत सारे लोग काम करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से वायरस जब फैल रहा था उस समय चाइना ने अपने लोगों के द्वारा फंड इकट्ठा कर करके जितने भी मास्क, जितने भी किट थी वो सारी की सारी चाइना के अंदर अच्छी क्वालिटी की मंगा ली और जो घटिया क्वालिटी की किट्स थी वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को ऊंचे दामों पर बेचा, जिसकी वजह से संक्रमण और फैला। अब यहां पर एक बड़ी चीज आती है इलेक्ट्रॉनिक्स। आप सोचोगे कि क्या हम सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। कोई भी कंपनी अपना माल बेचती है तो 40,000 रुपए की चीज अगर 35,000 में ग्राहक को पड़ रही होती है तो ग्राहक 35 वाला ही खरीदता है, मगर वो कंपनी उसको 10,000 के अंदर बेचती है तो ग्राहक 40,000 की जो कंपनी होती है उसको बर्बादी कर देता है, उसका कोई सामान ही नहीं खरीदता। इस प्रकार के तौर तरीकों को व्यापार जगत प्रीडेटर प्रैक्टिसेस के
नाम से जानता है। प्रीडेटर प्रैक्टिसेस का मतलब मार्केट को पहले पूरी तरह साफ कर दो, केवल आप ही खिलाड़ी रह जाओ और उसके बाद में धीरे धीरे अपने रेट बढ़ाओ, क्योंकि अब तो कंपटीशन ही खत्म हो चुका है। अगर बात इस प्रीडेटर प्रैक्टिसेस की होती तो बात अलग होती, मगर यहां पर बात कुछ और भी है। तो चीन ने ना केवल प्रीडेटर प्रैक्टिसेस का सहारा लिया, मगर साथ ही साथ के अंदर उसने उसको वेपन की तरीके से उपयोग में लेना शुरू कर दिया। चाइना के किसी भी हिस्से के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में पूरे विश्व तब तक नहीं जान सकता जब तक चाइना खुद ना चाहे कि विश्व ये चीज जाने। मगर पूरे विश्व के अंदर कोई भी गली मोहल्ला, कोई भी स्ट्रीट ऐसी नहीं है जहां के बारे में चाइना इस समय नहीं देख रहा हो। आज के समय में ऐसी शायद ही कोई गली मोहल्ला बचा हो जहां पर सीसीटीवी नहीं लगे हुए हों। सबसे बड़ा उत्पादन करने वाली हिकविजन जो कंपनी है उसको अमेरिका ने बैन कर रखा है। हिकविजन जैसी कंपनी को बैन करने के पीछे अमेरिका ने कारण तो दूसरा बताया है। उन्होंने बोला है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के अंदर इस्तेमाल की जा रही है, शिनजियांग इलाके के अंदर जहां पर उइगर मुसलमानों के ऊपर प्रताड़ना होती है। मगर असली बात क्या है उसको समझिए। सीसीटीवी को आजकल इंटरनेट से जोड़ने के बाद में आप उसका रिमोट व्यू देख सकते हैं और कहीं पर भी विश्व में कहीं पर भी हो आपको पता लग सकता है कि आपकी दुकान, आपके घर के आसपास क्या चल रहा है। आपके दुकान, आपके घर, आपकी स्ट्रीट के अंदर एक ऐप होती है, उसको आप इंस्टॉल कर लेते हो, इंटरनेट कनेक्शन होता है और उसके बाद में आप उसको देख सकते हो। वो ऐप भी चाइना की है, वो कैमरा भी चाइना का है और वो सर्वर भी चाइना का है। इसका मतलब साफ है कि अगर आप उसको देख पा रहे हो तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि चाइना की वो वाली कंपनी जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही काम करती है वो उसको देख ना पाए। मतलब सर्विलेंस जो हो रहा है सर्वर के जरिए, उससे हर कोई गली, हर कोई दुकान, हर कोई घर, हर गवर्नमेंट ऑफिस और हर हॉस्पिटल के ऊपर इस समय नजर रखी जा रही है। और वो नजर कौन रख रहा है इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं है। 95% मोबाइल इस समय इंडिया के अंदर जो भी हैं उन सभी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर एक लेयर लगी हुई है। यानी मोबाइल जैसे एंड्रॉइड मोबाइल होता है उसके ऊपर एक स्टॉक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मगर उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है जिसके थ्रू आपको अपडेट्स मिलती हैं। वो अपडेट्स जो आपके मोबाइल के अंदर सेल फोन कंपनी वाला इंस्टॉल कर सकता है आपके चाहे बिना भी। यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड था, ये तो था सेफ, मगर उस सेफ्टी के ऊपर एक और लेयर चढ़ा दी गई है जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि ये क्या है। इस प्रकार की बातें कई बार सुनने को आती हैं कि जो मोबाइल है उसके अंदर अगर कंपनी चाहे, जो कि स्टॉक एंड्रॉइड यूज नहीं कर रही है, उसके ऊपर लेयर्ड वर्जन है जिसके अंदर अपडेट आपके पास में आती है, उसके जरिए आपका जो डेटा है वो चोरी किया जा सकता है, सर्वेलेंस के ऊपर रखा जा सकता है, साधारण आदमियों का ही नहीं अफसरों का भी। इसीलिए समय समय पर आर्मी कभी कभी कुछ कुछ ब्रांड्स के लिए निर्देश जारी करती है, अपने सैनिकों को मना करती है कि उस ब्रांड का मोबाइल नहीं लेना। डेमोक्रेसी के अंदर होता यही है कि गवर्नमेंट चेंज होती रहती है बार बार, और जो भी नई पार्टी आती है वो हमेशा पुराने वाली गवर्नमेंट के ज्यादातर जितने निर्देश होते हैं उनको खत्म कर देती है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मूलभूत नेचर यही है, बदलाव ही डेमोक्रेसी होती है। मगर कम्युनिज्म में ऐसा नहीं होता। कम्युनिज्म के अंदर आर्मी का डिसिप्लिन और सिविल राइट्स आपस के अंदर इतने गुथे हुए होते हैं कि अलग ही नहीं होते। हर किसी आदमी को आर्मी की तरीके से ऊपर से आए हुए ऑर्डर्स को आंख बंद करके मानना पड़ता है। जो ऑर्डर आ गए वो काम होगा, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, सीधा काम बोला काम कर दो। तो डेमोक्रेसी जिस प्रकार से इंडिया में है, इसमें 40% लोगों ने एक पार्टी को वोट दिया और सरकार बनाई है, तो बाकी जो 60% हैं वो अलग अलग हिस्सों में इस 40% के डिसीजंस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वहीं पर कम्युनिज्म के 100% लोग एक ही दिशा के अंदर काम कर रहे हैं, उनको सवाल तो उठाने की परमिशन ही नहीं है। तो डेमोक्रेटिक 1 अरब लोग कम्युनिस्ट 1 अरब लोगों का मुकाबला आखिर कैसे करेंगे, जबकि डेमोक्रेटिक जो लोग हैं उसमें से आधे लोग तो इसी चीज में खप जाते हैं कि सामने वालों के जो सवाल हैं उनको गलत तरीके से पेश किया जाए, और कम्युनिस्ट जहां दूसरी ओर कोई सवाल नहीं कर रहे, सीधा एक दिशा में काम कर रहे हैं। इन लोगों को बोल देते हैं कि आप किसी एक चीज का बहिष्कार करो तो 40% तो बहिष्कार करने में लग जाते हैं और 60% उसको और ज्यादा खरीदने में लग जाते हैं। जबकि दूसरी ओर कम्युनिस्ट अगर बोल देते हैं कि यह चीज नहीं खरीदनी तो 100% लोग सीधा उसका बहिष्कार कर देते हैं। तो जोश के अंदर जो लोग होश खो रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है
कैसे मुकाबला करोगे? आप बताओ मुझे। आपके हाथ के अंदर जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो कहीं और जा रहा है, आपके घरों के बाहर जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो कहीं और जा रहा है। बाहर से आने वाले सस्ते इक्विपमेंट के चक्करों में धीरे धीरे करके हमने अपनी ही कंपनियों को फेल कर दिया है। जिस वायरस को चाइना ने वुहान से फैलाया था, वहां पे एक छोटे से शहर को बंद करके उस वायरस से अपने आप को फ्री घोषित कर दिया, जबकि हम यहां पर 2 महीने से ज्यादा से घर में बैठे हैं, फिर भी हमारे यहां के जो केस हैं वो चाइना के बराबर पहुंचने वाले हैं। ये 100 का 100% अपने देश में खुला घूम रहा है, मस्ती मार रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, खुश है। जबकि ये 40% और ये 60% अपने घरों के अंदर बैठे हैं, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे तो इनका फैलाया हुआ वायरस उन्हें मार सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में डेमोक्रेसी की एक ऐसी चीज निकल के आई है जिसके ऊपर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग चीफ मिनिस्टर, अलग अलग पार्टियों के, और हर स्टेट के अंदर अलग अलग पार्टियां मिलकर लॉकडाउन का समर्थन कर रही हैं, उसके लिए सुझाव दे रही हैं। वायरस से कैसे निपटा जाए उसके ऊपर सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि डेमोक्रेटिक कंट्री भी 100% एक तरफा, एक डायरेक्शन के अंदर सोच रही है। हमसे पहले इटली का बहुत बुरा हाल हुआ था, हमारे साथ अमेरिका का बहुत बुरा हाल हो रहा है, और हम सारे के सारे एकजुट एक दिशा के अंदर सोच रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जेब के अंदर ये जो सर्वेलेंस लेकर घूम रहे हैं, जो सीसीटीवी जिसकी फुटेज बाहर जा रही है, नहीं जा रही है, जिसका कुछ पता नहीं है, कुछ कंपनीज जिनको बाहर वाले लोगों ने बैन कर रखा है, यहां पर धड़ल्ले से चल रही हैं, ऐसी कंपनीज के ऊपर सख्त नजर रखी जाए और सारी पार्टियां मिलकर इसके ऊपर कुछ ना कुछ उपचार करें। अगर ऐसा हम नहीं कर पाए तो हमारे यहां पे ना डेमोक्रेसी बचेगी, ना कोई गवर्नमेंट बचेगी, ना कोई पार्टी बचेगी, और धीरे धीरे ये एकजुट हुए लोग इन सभी के ऊपर कब्जा करेंगे और इनके मालिक बन जाएंगे। दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, छोटे छोटे लालच को छोड़ना पड़ेगा, कड़े कदम लगाने पड़ेंगे, नहीं तो सीधे तौर पर युद्ध नहीं होगा, सीधा हमला नहीं होगा। हमला केवल ट्रेड का होगा, और ट्रेड से ही पता पड़ेगा कौन किसके ऊपर हावी है, किसका किसके ऊपर कब्जा है। जोश हमको दिखाना है तो यहां दिखाना है, अपनी कंपनियों को बढ़ाना है, लोकल चीजों को बढ़ावा देना है, लोकल चीजों का स्तर अंतरराष्ट्रीय बढ़ाना है, और दूसरी जगह जाकर अपना माल बेच के आना है। धन्यवाद। जय हिंद।